हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंता की गुफाएं, अगर हम बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में तो हमें सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि बौद्ध चित्रकला, बौद्ध धर्म की चित्रकला या मूर्तिकला से संबंधित कलाएँ। बौद्ध चित्रकला मूर्तिकला कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, ये सारी चीज़ें हम जानने के लिए अजंता की जब चित्रकारियों के बारे में, गुफा के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ आता है कि भारत में उस समय कला का क्या स्थान रहा था, भारत में कला का कैसे प्रादुर्भाव हो रहा था, उस समय चित्रकारियाँ कहाँ होती थी, मूर्तिकला कहाँ होती थी, कैसे होती थी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। ये एक दृश्य मेरे उसमें है जो कि अजंता के काफ़ी विहंगम दृश्य है, जो कि बहुत ही रमणीय है। इसको अगर ऊपर से देखा जाए इस तरीके से तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। इस तरीके की पहाड़ियाँ हैं और घोड़े की नाल के आकार की ये पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, चित्रित हैं, और अंदर अंदर हम देखेंगे तो गुफाएं बनी हुई हैं। तो बहुत ही विहंगम दृश्य भी है, और इसके अंदर अगर गुफाओं के अंदर हम जाकर देखते हैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाने वाली चीज़ें हैं इसमें। तो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चित्रकला, मूर्तिकला और एक रमणीय स्थल के रूप में हम अजंता की गुफाओं को के बारे में जानते हैं। अजंता की गुफा जो थी वो कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, कब बनी, कौन कितनी गुफाएं थी, कब बनी, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में। ये जो वीडियो होगा पूरी तरह से बौद्ध चित्रकला, अजंता की चित्रकला पर आधारित होगा। इसका मे बी 2 पार्ट्स होगा क्योंकि काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं ये चीज़ बताऊंगी कि ये कहाँ बनी, कब बनी, किसके संरक्षण में बनी, कैसे, और सेकंड पार्ट में उसकी कलाकृतियों के बारे में, कैसे कौन से कलर्स यूज़ होते थे और कौन कौन सी गुफाओं में कौन कौन सी चित्रित किए गए हैं। इस तरीके से हम अजंता के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहूँगी, जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियोस जो भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। स्टार्ट करते हैं अपना ये अजंता के चित्रकला पर आधारित कलाकृतियों के बारे में और उनके सारी डिटेल के बारे में, कब ये खोज हुआ, कब इसको खोजा गया, कब इसको संरक्षण प्रदान किया गया, इसकी कलाकृतियाँ, इनकी हमें हमारे द्वारा हमारे तक पहुंचने में कैसे लोग, कौन कौन से कलाकारों ने, कौन कौन से लेखकों ने हमारे एक जन जन तक पहुंचाने में इसमें सहयोग किया। तो हम पूरी डिटेल में आज इस पर डिस्कस करेंगे। अजंता की गुफाएं, सबसे पहले बात आती है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित थी और कितनी गुफाएं हैं इसमें। अजंता की गुफाएं वैसे तो माना जाता है 29 है, पर एक गुफा बाद में ढूंढी गई थी जो कि 15 नंबर की गुफा और 16 नंबर की गुफा के बीच में था। तो 15 और 16 के बीच में होने के कारण 15 को ए और बी 2 गुफाएं कर दी गई। तो इस तरीके से गुफा संख्या इसकी 30 हो जाती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं इसके एक आपको कैसे कलाकृतियाँ होना स्टार्ट हुई इसके बारे में बात करेंगे। ईसवीं शताब्दी के उदय के साथ प्राचीन काल की भारतीय कला के इतिहास में स्वर्ण युग जब स्टार्ट होना शुरू हो गया, तो इस समय बौद्ध धर्म अपना प्रभाव स्थापित कर रहा था, और दलित और जो नीची जाति वाले लोग थे वो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया था। बौद्ध धर्म में यह उन्नति और व्यापकता 7वीं ईस्वी शताब्दी तक भली प्रकार चलती रही। ये स्टार्ट कब हुआ था? 50 ईस्वी पूर्व से। ईस्वी मानते हैं 50 ईस्वी से 700 ईस्वी पूर्व तक बौद्ध धर्म की कला चली। जब हम बौद्ध धर्म की कला का प्रचार प्रसार कर रहे थे, कला का प्रचार प्रसार उस समय नहीं हो रहा था, बेसिकली बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ हम उसको बौद्ध धर्म की कला का भी प्रचार कह सकते हैं, क्योंकि जब बौद्ध की बातें करते थे तो उसके साथ हम कलाकृतियों को लेके उसको एक चित्र बनाकर उनकी जो आराधना करते थे, और उसको जो वहाँ के जो
उनके अनुयायी होते थे, बिहार और चैत्य इस तरीके की चीज़ों को बनाते थे और उसमें वो एक महारत प्राप्त कलाकारों को भी अपने साथ रखते थे। तो इस तरीके से बात करेंगे तो हम कहते हैं कि इस समय तक ब्राह्मण धर्म पुनः उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाया था। इस समय भारत पूर्वी देशों के अग्रगण्य और समृद्धशाली देश था और इसके ज्ञान तथा विज्ञान की ज्योति संपूर्ण एशिया को प्रकाशित कर रहा था। क्या हुआ कि समस्त एशियाई देश धार्मिक प्रेरणा और ज्ञान प्रति हेतु बौद्ध भारत की ओर दृष्टि लगाए हुए था। इस समय भारतवर्ष में पवित्र तीर्थ कौशल के दर्शन हेतु दूर दूर से असंख्य पर्यटक आते थे। उसके साथ साथ जब इस समय भारतवर्ष में पवित्र तीर्थ कौशल के दर्शन हेतु जब पर्यटक आते थे तो भगवान बुद्ध के उपदेश समस्त पूर्वी देशों में अपनाए जा रहे थे। तो एक तरह से इसे क्या हो रहा था कि भगवान बुद्ध की जो बौद्ध धर्म को अपनाना, उनकी बातों को अपनाना के साथ साथ चित्रकला और मूर्तिकला का भी एक पुट प्रारंभ हो चुका था। इसमें जब गांधार शैली आई तो गांधार शैली में इससे पहले क्या था, गांधार शैली से पहले हीनयान था। हीनयान में सिर्फ प्रचार प्रसार होता था और बौद्ध धर्म हीनयान जो बलवती था उसमें पंथ या प्राचीन थेरवादी धर्म था। बौद्ध धर्म के अंतर्गत 200 ईस्वी पूर्व तक महात्मा बुद्ध की छवियों या मूर्तियों का निर्माण नहीं किया गया था। अतः धर्म प्रचार या बुद्ध के अस्तित्व को दर्शित करने के लिए उनको प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता था। प्रतीक क्या था? प्रतीक था उनका छत्र, मुकुट, पगड़ी, चरण पादुका, बौद्ध वृक्ष, धर्म चक्र या सिंहासन। इस तरीके के प्रतीकों से बुद्ध जी की जो बौद्ध धर्म था उसको प्रचार प्रसार किया जा रहा था। पर जब महायान आता है तो महायान में कलाकृतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। महायान जो होता है बौद्ध धर्म के दो वो होते हैं, युग होते हैं, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान में जो प्रचार प्रसार होता था सिर्फ एक प्रतीकों के रूप में होता था और महायान में चित्र और मूर्तिकारियाँ होना शुरू हो गई थी। उसके बाद जब बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा तो गांधार शैली का जन्म हुआ। गांधार शैली में बुद्ध की छवि का प्रचलन किया गया। सबसे पहले जब अजंता से पहले हम बात करते हैं अगर चित्रों की और मूर्तियों की, तो गांधार शैली में स्टार्ट हो गया था। बुद्धों की प्रतिमाओं को बनाना शुरू कर दिया था। कुषाण राज्य के कनिष्ठ के सम्राट बनते ही महायान विस्तीर्ण पंथ और विकासवादी पंथ बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हो गया था। इसके फलस्वरूप भगवान बुद्ध की छवियां मूर्ति या चित्र के रूप में अंकित किए जाने लगी और बुद्ध के अंकन पर कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। उसमें खुली छूट हो गई थी कि आप चित्र बनाइए, मूर्ति बनाइए, चाहे जैसे आप बुद्ध की जो बौद्ध धर्म है उसको प्रचार प्रसार आप करिए। इस प्रकार मूर्तियाँ पेशावर, रावलपिंडी, तक्षशिला आदि क्षेत्रों में बनाई गईं। यह क्षेत्र गांधार राज्य की सीमा के अंतर्गत थे, अतः इस शैली को गांधार शैली के नाम से पुकारा गया। अजंता से पहले बौद्ध धर्म की जो चित्रकृतियाँ थी, मूर्ति शिल्प थे, वो गांधार शैली में बनने लगे थे। तो इस तरीके से जब हम बात करेंगे किसी भी अजंता शैली की तो उससे पहले गांधार शैली के बाद क्या होता है, गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश जिसको हम कला का स्वर्ण युग कहते हैं। 275 ईस्वी से 520 ईस्वी तक हम गुप्त वंश मानते हैं, जिसमें गुप्त वंश के संस्थापक राजा श्रीगुप्त थे और जिसका काल था 275 से 300। तो श्रीगुप्त जो थे उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी और गुप्त वंश को हम कला का स्वर्ण काल मानते हैं। भारत की कला का स्वर्ण काल गुप्त वंश को मानते हैं। उसके पश्चात उसका पुत्र जो था घटोत्कच नाम था उसका, घटोत्कच गुप्त, और उसके उपरांत चंद्रगुप्त प्रथम शासक बने, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत चलाया और जिसका श्री गणेश कब किया गया, 26 फरवरी 320 ईस्वी में किया गया था। उसके पश्चात विजयी सम्राट जो समुद्रगुप्त था और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने 375 से 414 ईस्वी तक राज्य किया और गुप्त राज्य के शासक बने रहे वहाँ पर।
उसके बाद कुमारगुप्त, पुरुगुप्त, नृसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त और भानुगुप्त के काल तक लगभग 510 ईस्वी तक गुप्त शासकों की परंपरा बनी रही। यह शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु बौद्ध धर्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे, मीन्स उनके प्रति बहुत ही उदार माने जाते थे। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि पूरे जितने भी गुप्त काल के महाराजा हुए, समुद्रगुप्त से लेके चंद्रगुप्त मौर्य तक, चंद्रगुप्त द्वितीय तक, तो वो सारे जो राजा रहे हैं गुप्त काल में, वो अजंता की कला भी इसी टाइम की रही है, गांधार की कला से लेके अजंता की कला तक। तो ये जो विकास का काल रहा है, कहा जाता है कि गुप्त पीरियड जो था उसमें भारत की कला का विकास सबसे ज़्यादा हुआ था। गुप्त सम्राट साहित्य प्रेमी था, कला और शिल्पानुरागी सम्राट भी थे, और वे स्वयं कलाओं के निपुण भी थे, जिसका उदाहरण हमें समुद्रगुप्त के जो उन्होंने वीणा वादक एक कॉइन बनाई थी, सिक्का बनाया था, उनके प्रतीक उनके सिक्कों पर अंकित दिखता है, जिसमें वीणा वादक के रूप में वाली छवि बनाई गई है। तो एक क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है कि कौन से राजा ने अपने राज्यकाल में सिक्कों पर अंकित वीणा वादक का चित्र बनवाया था, या ये पूछ लेगा कि कौन सा राजा ऐसा था जिसने जो वीणा वादक भी था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये गुप्त काल का जो समुद्रगुप्त राजा था वो स्वयं वीणा वादक था, और उसका प्रतीक जो कि सिक्कों पर उसने अंकित करवाया था। वास्तु पर शिल्प तथा क्षेत्र में गुप्त युग बहुत महान था। तो वास्तु और शिल्प जो होते हैं उसमें गुप्त युग सबसे ज़्यादा महान था। तो हम अजंता की गुफा की बात करने से पहले जो बेस है उसका क्लियर कर देते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन से राजा हुए और कैसे कैसे स्टार्ट होता है बौद्ध काल की कला। अब इसमें बौद्ध धर्म की कला की प्रचार प्रसार के लिए हमें चित्रों की ज़रूरत पड़ने लगी, मूर्तियों की ज़रूरत पड़ने लगी, पीठक बनने लगे। तो इस तरीके से उसकी बौद्ध धर्म के प्रचार तुलिका के साधना के आधार पर ही अधिक हुआ। लेख या लेखनी का महत्व बाद में आया, पर इस धर्म की मूल परंपरा चित्रात्मक है। अगर बौद्ध धर्म की मूल परंपरा को हम देखते हैं तो वो चित्रात्मक मानी जाती है, क्योंकि चित्रों के द्वारा ये बौद्ध धर्म को हम प्रसारित करते हैं। स्तूप बनने लगे। इस तरीके से बौद्ध धर्म को जब प्रचार में लाया गया तो स्तूप बने, महल बने, विहार बने, चैत्य बने, गुफाएं बनी। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का जब विकास हुआ तो परंपराएं चित्रात्मक रूप से बनने लगी। जैसे जैसे जनता में बौद्ध धर्म के प्रति जिज्ञासा बढ़ती गई, वैसे वैसे बौद्ध श्रमणों ने कला के धर्म का प्रचार प्रसार किया था। बौद्ध भिक्षुओं के दल दूर दूर स्थानों पर जाने लगे और वहां बुद्ध के उपदेशों को प्रचार प्रसार करने लगे। चित्रकला को धर्म प्रचार का माध्यम बनाया और लंबे लंबे पट्ट चित्रों का निर्माण करने लगे, जिसमें बुद्ध के जीवन के उपदेशों को उस पर अंकित करने लगे। तो उस समय क्या था, पट्ट चित्र का भी एक स्टार्ट हो गया था, जो कि जिस समय की बौद्ध धर्म की कलाकृतियों को, बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों को, हीनयान में प्रतीक चिन्हों को, और जैसे महायान आने शुरू हो गया तो चित्र बनने लगे थे। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का जो उपदेश था वो अंकित करने लगे, और बौद्ध धर्म को लंबे लंबे पटचित्रों में जीवन का उपदेश, सारा चीज़ें ये लोग चित्रित करके अपने बौद्ध कला को, बौद्ध धर्म को विकसित और उजागर करने लगे। इसके साथ साथ चीनी देश में बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और आदर, तो जब भारत से ये चीन गया और जापान गया, तो जो बौद्ध धर्म की कला थी ये भारतीय थी, पर चीनी और जापान लोग इसको अपनाने लगे और वहाँ पर बौद्ध धर्म का विकास होने लगा। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो इसमें गांधार शैली की कला आती है, फिर उसके बाद और भी गुफाएँ होती हैं, बाघ की गुफाएँ, उसमें भी फिर अजंता की गुफाओं की हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम अजंता की गुफाओं पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अजंता की गुफा। अजंता की गुफा एक बहुत ही प्राचीन गुफा थी और इसका पता बहुत बाद में लगा गया। कैसे लगा इसका पता? इसकी स्थिति हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 102 किलोमीटर पर स्थित है। इसमें जो चैत्य की गुफाएं हैं, चैत्य आप लोग समझते होंगे, जो सिलेंडर नुमा गुफाएं होती थी, यहाँ पे एक स्तूप होता है और यहाँ पे कुछ खंभे बने होते हैं, वो हैं स्तूप। यहाँ पर बुद्ध जी की प्रतिमा बनी होती थी, ये स्तूप ऐसे हुआ करते थे, ये चैत्य गुफाएँ होती थी। ठीक है, तो ये जो था ये 5 गुफाएँ थी।
30 गुफाओं में 5 गुफाएं चैत्य की थी और कुल 25 गुफाएं जितनी बचती हैं वो विहार गुफाएं थी। विहार गुफाएं क्या होती हैं, जिसमें कि एक आंगननुमा बना दिया जाता है। जैसे आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक है, कुछ बरामदे भी हैं इसमें, पीछे बरामदे जैसे भी होते हैं, और यहाँ पर एक बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई रहती थी। बुद्ध की प्रतिमा अभय मुद्रा कई मुद्राओं में होते थे, कई पिलर्स होते थे, कहीं कहीं नहीं होते थे। इसके अंदर विहार के विश्राम के लिए कुछ कोठरियाँ बनी होती थी जिसमें 2 पटरे लगे होते थे। तो इसमें क्या करते थे, जो बुद्ध के अनुयायी थे इसमें विहार गुफाओं में आराम करते थे, और जो चैत्य गुफा होती थी उसमें वो प्रेयर करते थे। कहा जाता है कि जो चैत्य गुफा उनका मंदिर होता था और विहार उनका घर होता था। तो इस तरीके से गुफाओं के बारे में हमने समझ लिया कि कितनी गुफाएँ थी, चैत्य थी, विहार थी, कितनी थी, कहाँ पर स्थिति होती है। अब हम बात करेंगे जब खोज की, तो खोज में बहुत सारे लोगों ने इसकी खोज में योगदान दिया है। ये गुफा बहुत ही छिपी हुई गुफा थी, बहुत ही कंजस्टेड थी, इस तरीके से कि जंगली पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और वहाँ पर कहीं से दूर दूर से कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती थी। और वैसे भी ये एक पहाड़ी पे स्थित होने से जो लैंड एरिया था, वहाँ से लोग जब सीढ़ियों से चढ़ कर जाएंगे तभी कोई चीज़ मिल पाता था। तब सीढ़ियाँ थी नहीं इस तरीके से, तो वहाँ पर जो अजंता की गुफाएं थी उसकी खोज होना बहुत मुश्किल हुआ था। तो सबसे पहले अजंता की खोज कैसे होती है, मुगल काल के कुछ ऐसे लेख प्राप्त होते हैं जिनसे पता चलता है कि मुगल सेनाएं दक्षिण की ओर अजंता की घाटी से होकर जाती थी, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक जंगलों में छुपी ये अज्ञात गुफाएं जंगली पशुओं, चमगादड़ों आदि पक्षियों का घर बनी रही। 1819 में सबसे पहले जो डेट मेन याद करने वाला है 1819। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो अजंता की खोज कब हुई थी, तो 1819 आपको ये चीज़ याद रखनी है। 1819 मेन टाइम पीरियड माना जाता है। 1819 ईस्वी में यूरोप के लोगों को सर्वप्रथम इन गुफाओं का ज्ञान हुआ था। उनको यह ज्ञान मद्रास रेजिडेंसी के कुछ सैनिकों से हुआ जो इस घाटी में विद्रोहियों को दबाने के लिए गए थे। वहाँ पर कुछ रेजिडेंसी सैनिक गढ़ गए थे, जो कि वो लोग उनके चलते ये इस चीज़ का पता चला था, उन्होंने किसी जानवर के पीछे दौड़ते दौड़ते ये वहाँ तक पहुँच गए थे और उसके बाद इस गुफा का पता लगा था। इन चित्रों की सूचना उन्होंने अपने कमांडेंट को दी थी और फिर यह जो सूचना पाकर एक अंग्रेजी कंपनी अधिकारी विलियम एर्स्किन, यहाँ पर जो विलियम एर्स्किन है, इन्होंने इसका लेख तैयार किया और उसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में उसे जाकर उस लेख को पढ़ा। तो इससे क्या होता है कि भारत में एक ऐसी गुफा है अजंता नामक गुफा, जिसके बारे में लोगों को ऐसा पता चला कि एक ऐसी भी गुफा है जो कि महाराष्ट्र के जंगलों में छुपी हुई है और ये घोड़े की नाल के आकार की है। उस समय उनको ये भी नहीं पता कि ये किस तरीके का शेप में है, पर वो इस तरीके से जब घूम के वो गए तो वो अपने लेख में उन्होंने इसकी तैयारी की और उसको पूरी तरह से वहाँ पर पढ़ा कि इस तरीके से गुफाएं हैं और उसके अंदर चित्र भी बने हुए हैं। तो ये बहुत ही एक भारतीय कला के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी खोज थी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग था और ये डेट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अजंता की अगर हम बात करते हैं कि भारत में अजंता को कब ढूंढा गया, कब जाना गया कि अजंता जैसी एक गुफा है, तो 1890 हम विलियम एर्स्किनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद पश्चात 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है कि 1824 में 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स अलेक्जेंडर वहाँ पर गए और इन गुफाओं को देखा। उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को इनका विवरण भेजा। तो इसके बाद जब दूसरा जो विजिट होता है लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर का, तो उन्होंने इसका विवरण रॉयल सोसाइटी लंदन को इसका विवरण भेजा और उसके बाद फिर 1843 ईस्वी में इन गुफाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। 43 में फिर से जेम्स फर्ग्यूसन आते हैं
और 1943 में 4 वर्ष अजंता का निरीक्षण तथा अध्ययन करके मिस्टर जेम्स फर्ग्यूसन जो थे इन गुफाओं का विवरण फिर से कंपनी को देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशों से उन्होंने जनता के व्यय पर इस पर चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने। अब जब कोई भी चीज़ के बारे में हम बताते हैं और उस समय कोई ऐसी फोटोग्राफी नहीं थी कि फोटोग्राफी करके हम उसको पब्लिक के सामने ले आएँ, तो उन्होंने इसके बारे में बताने के बाद उससे एक वो लिया कि इसकी प्रतिकृतियां तैयार की जाएं। जो अजंता की चित्र हैं उनको उनकी प्रतिकृतियां तैयार करके पब्लिक के सामने दिखाया जाए कि इसमें जो कलाकृतियां हैं वो कितनी उम्दा हैं और कितनी बेहतरीन हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1947 ईस्वी में फिर जाकर 1847 में मेजर रॉबर्ट गिल अजंता की प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए भारत में आए। मेजर रॉबर्ट गिल, जब हम बात करते हैं किसी भी कि किसने प्रतिलिपियां सबसे पहले तैयार की, तो मेजर रॉबर्ट गिल का नाम आता है, जो कि 1847 में स्टार्ट हो जाता है। अनुकृतियां बनाने का काम इन्होंने स्टार्ट किया और 1857 में इन्होंने अपना काम फिर से छोड़ दिया और इस समय तक 30 से अधिक चित्र बन चुके थे और उसकी अनुकृतियां बनकर तैयार हो चुकी थी। ये जो अनुकृतियां थी मेजर रॉबर्ट गिल्ट ने अपने देश में, जहाँ से वो आए थे इंग्लैंड में, इन्होंने भेज दिया और 1866 ईस्वी में क्रिस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए। 1866 में इसको प्रदर्शित किया गया और फिर उसके उपरांत वहाँ पर उसी प्रदर्शनी के दौरान ये एक आग लग जाने से वो सारी प्रतिकृतियां नष्ट हो चुकी थी। तो इस तरीके से जो चित्र थे वो एग्जीबिशन तो लगे बट उसका कोई यूज़ नहीं हो पाया। उसी समय प्रदर्शनी के साथ ही जलकर ये चित्र समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार केवल 5 अनुकृतियां चित्र शेष मेजर गिल के पास रह जाती हैं, जो कि उस समय ऑनगोइंग थी, बन रही थी। इस वजह से वो 5 प्रतिलिपियां इनके पास रह जाती हैं। फिर क्या होता है कि मेजर गिल के द्वारा बनाए गए अजंता के सारे अनुकृति चित्र अप्राप्य हो गए, अभी मिलते भी नहीं हैं। इन चित्रों में कुछ छोटे छोटे एनग्रेविंग्स प्रिंट जो मिसेस स्पीयर एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किए जा चुके हैं। तो मिस्टर ग्रिफिथ्स महोदय के शिष्यों के साथ अजंता की सुंदर प्रतिकृतियां बनाए गए। फिर अगेन ये लोग 1872 से 1888 तक मिस्टर ग्रिफिथ्स महोदय ने अपने शिष्यों को लेकर अजंता की प्रतिकृतियां बनाने स्टार्ट कर दिया था। 1909 से 1912 में फिर लेडी हरिंगम भारत आई। लेडी हरिंगम का भी नाम आता है, जो कि 1909 से 1912 तक उन्होंने नंदलाल बोस को लिया, असित कुमार हालदार को लिया, वेंकटप्पा और एसएन गुप्ता को लिया और उनके साथ मिलकर अजंता की प्रतिकृतियां तैयार कराई। उसके साथ साथ 1915 में अजंता की अनुकृतियां लंदन में फिर से प्रकाशित हो गईं और इनके साथ जब चित्राकृतियां तैयार हुई तो 1915 में अजंता की अनुकृतियों को फिर से लंदन में प्रकाशित किया गया। 1915 में ये पहली बार फिर से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, फिर 1954 में 1954 में यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित हुआ। इसके बाद यहाँ पर ये जो चित्र थे वो जन जन तक प्रकाशित होने लगे और लोग जानने लगे कि एक ऐसे भी चित्र हैं जो कि इंडिया में इस तरीके के भी चित्र बने हुए हैं। अब बात आती है कि इस चित्रों की स्थिति उस समय क्या थी। जब लोग आने लगे जाने लगे, जब चित्रों का पता चला, इससे पहले बहुत सारे गुफाओं में चित्र थे पर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा वहाँ पर लोग जाते और वहाँ के कुछ दीवारों को निकाल कर उसको कुछ एग्जाम्पल देने के लिए कुछ संग्रहालयों को दे देते और इस तरीके से वहाँ के जो भित्ति चित्र थे वो बिल्कुल बेकार होने लगे।
फिर उसमें कुछ वहाँ के जो लोग थे वो लोकल वहाँ पे रहने लगे और कुछ खाना बनाने के टाइम पे जो धुंध निकलती है उससे उस चित्रों को नष्ट होने लगे धीरे धीरे। तो अब उसकी सुरक्षा की बात आने लगी कि इसकी सुरक्षा कैसे करें। तो अजंता के चित्रों की सुरक्षा के बारे में 1903 से 1904 के बीच अजंता के चित्रों के सामने जाली लगवा दी गई। तब ये लगने लगा कि लोग इसको टच करते हैं, कुछ लोग उस पर नाम भी लिखाते थे, तो इस तरीके से इसमें जालियां भी लगवा दी गई थी। 1920 से 1922 में इन चित्रों को रासायनिक उपचार से साफ भी किया जाने लगा। जहाँ जहाँ प्लास्टर टूट गई थी या दर्ज पड़ गई थी उनको प्लास्टर से भरकर उनको मजबूत भी किया गया, जिससे कि वो आगे टूट न सकें और थोड़ा सा मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें प्लास्टर को भर दिया गया। फिर एक इसके संरक्षण के लिए अजंता में एक क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 में हो जाती है। अजंता में एक क्यूरेटर के रूप में नियुक्त किया गया और 1953 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं को अपने संरक्षण में और अपने कार्यभार में अपने हाथों में संभाल लिया। और इसके जो अभी भी हम जाते हैं तो उसके बहुत दूर तक कोई भी गाड़ी मोटर को भी अलाउड नहीं किया जाता कि पोल्यूशन से ये चित्र खराब हो रहे हैं। अभी भी आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर नॉर्मल व्हीकल्स नहीं जाती, वहाँ एलपीजी के बसें चलती हैं जिससे आपको वहाँ पहुँचाया जाता है। तो इसकी चित्रों को संभालने के लिए पुरातत्व विभाग ने पूरा अपने संरक्षण में लेकर और इसकी प्रोटेक्शन के लिए पूरा काम किया था। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये सारे जो गुफाएं थी उनका टाइम पीरियड का क्या था और कब बनी थी। इस तरीके से हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से शासकों का हाथ रहा है, कैसे कैसे और कब कौन सी गुफाएं पहले बनी, कौन सी गुफाएं बाद में बनी। तो इस तरीके से आज हम इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। आज हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि इसके चित्र किस टेक्निक से बने और चित्र कौन कौन सी गुफाओं में कौन कौन से चित्र हैं, बस यही नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये चीज़ पढ़ेंगे, हम उससे पहले की सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो अब हम गणना क्रम के बारे में बात करते हैं। इन गुफाओं का गणना क्रम जो था वो पूर्व से पश्चिम की ओर किया गया था। मीन्स जो गुफाएं ऐसे बनी थी उसमें पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे देखा गया था कि पूरब जो जिधर है इस टाइप पूरब है तो पूरब से पश्चिम की तरफ से गणना किया गया है। गणना इसको समझाने का मतलब इसलिए है कि हम गुफाएं जो ऐसे थी तो यहाँ से न स्टार्ट करके इधर से स्टार्ट किया गया था पूरब से पश्चिम के साइड। तो दिशा जो थी वो पूरब से पश्चिम की ओर थी और सभी विद्वान भी इस गणना क्रम से सहमत हो गए। जब हम डिस्कस करते हैं इन गुफाओं में जो 9वीं 10वीं 19वीं 26वीं और 30वीं गुफाओं की, तो ये सारी जो गुफाएं थी वो चैत्य थी। ठीक है, पूजा का स्थान थी अर्थात चैत्य थी। इसमें से कुछ गुफाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाई, जैसे लास्ट की 26वीं और 29वीं गुफाएं काफ़ी इनकम्प्लीट हैं, पर 9वीं 10वीं ये सब गुफाएं बहुत ही कंप्लीट हैं और इसमें चित्रकारियाँ भी हुई हैं और मूर्तिकारियाँ भी हुई हैं। इन गुफाओं में वास्तुकला का इतना विकसित रूप दिखाई पड़ता है कि इनको गुफा कहकर पुकारना उपयुक्त नहीं होगा, अतः इनको गुफा मंदिर मानना उचित होगा। ये एक तरीके से इतनी सुंदर बनी है कि गुफा जैसी प्रतीत ही नहीं होती, ये एक गुफा मंदिर के रूप में जानी जाती हैं। जब हम गुफाओं के बारे में बात करते हैं तो उसकी गणना क्रम और सुरक्षित चित्र देखते हैं कि कब गुफाएं बनी और उसमें किसमें कौन कौन सी गुफाओं में चित्र सुरक्षित मिले। तो चैत्य गृह हमने बात किया था, 5 चैत्य गृह थे। ठीक है, तो 5 चैत्य गृह जो थे उसमें संख्या क्या थी, 9, 10, 19, 16, 26 और 29 या 30। इसलिए कहा जाता है 29 या 30 क्योंकि कुछ लोग इसको 30 कहते हैं और कुछ लोग 29 कहते हैं। जो चैत्य गुफा थी 5वीं उसको 29 नंबर दिया गया या 30 नंबर इसलिए नहीं कहेंगे कि 30 जो कुल संख्याएं थी, अगर हम संख्याओं की बात करते हैं गुफाओं की तो 30 थी, पर जो गुफा जो लास्ट चैत्य गृह है उसका नंबर जो था वो 29 था। अब ये क्यों था ये मैंने बताया आपको कि 15th और 16th नंबर की गुफा के बीच में एक गुफा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो वो जो है 15th और 16th के बीच में जो गुफा प्राप्त हुई थी उसमें 15th को A कर दिया गया और 15th B कर दिया गया।
तो इस वजह से जो चैत्य नंबर गुफा है, जो नंबर अगर लेते हैं हम, तो इसका क्लियर मैं कर देती हूँ कि 29 नंबर हो जाएगा, क्योंकि नंबर 29 गुफा है। 30 गुफाएं हैं और जो चैत्य गुफा है ये 29वीं गुफा है। 30 गुफाओं में 15th A 15th B करके 30 गुफाएं पूरी आ जाती हैं। तो इस तरीके से चैत्य अगर देखते हैं तो हमने यहाँ पे इसलिए स्लैश कर दिया कि आपको समझाने में इजी रहेगा कि 29 और 30 में लोगों का कन्फ्यूज़न होता है। तो 30वीं गुफा अगर एग्ज़ाम में आज से पूछता है कि चैत्य गुफा इसमें से कौन कौन सी है, और 29 और 30 दोनों होता है, तो आपको 29 पे लगाना है। और या तो ये 29-30 में से कोई एक ही पूछेगा, क्योंकि ये सबको पता है कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का क्वेश्चन होता है। तो जो चैत्य की गुफाएं हैं 9वीं, 10वीं, 19वीं और 26वीं और 29वीं, ठीक है। तो ये गुफाएं चैत्य की हैं। उसके बाद जो सारी गुफाएं 25 गुफाएं हैं, सारी गुफाएं विहार में आती हैं। 1910 में अब एक बार जब देखा गया था तो 1910 में जो गुफाएं शेष बच गईं जिनमें चित्र पाए गए वो थे पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं और 21वीं गुफाओं में चित्र शेष पाए गए। और 17th गुफा जो थी, जो 17वीं गुफा है, इसमें सबसे ज़्यादा चित्र पाए गए हैं, जिसमें पहली, दूसरी के गुफा के चित्र भी प्राप्त हैं, 9वीं, 10वीं के भी, और 11वीं, 16वीं के भी। 16वीं के भी बहुत सारे चित्र 17वीं गुफा में प्राप्त हुए हैं। इस वजह से 17वीं गुफा को यहाँ पर अजंता की एग्जीबिशन हॉल के नाम से भी जाना जाता है। 1876 में 1879 में जो 16 गुफाएं थी उनमें चित्र शेष रह गए थे। उसमें जो उस समय जो अजंता की गुफाएं प्राप्त हुई थी वो 16 गुफाएं थी जिसमें शेष देखे गए थे। लेकिन ये आगे चल के गुफाएं कम हो गई और कुछ ही गुफाओं में चित्र शेष रह गए। तो जो 16 गुफाएं प्राप्त हुई थी जिसमें चित्र थे, उसमें पहली, दूसरी, चौथी, सातवीं, दो गुफाएं जो चौथी, सातवीं थी, इसके चित्र बाद में ध्वस्त हो गए थे। फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 15वीं में भी चित्र प्राप्त हुए थे जो कि बाद में ध्वस्त हो गए। फिर 16वीं, 17वीं, 18वीं में भी प्राप्त हुए थे, पर बाद में चल के वो भी ध्वस्त हो चुके थे। 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं और 26वीं गुफा में न्यूनाधिक चित्र अवशेष से अलंकृत थे। पर जब 1910 में इसको खोजा गया था तो इनमें से काफ़ी गुफाओं के चित्र ध्वस्त हो चुके थे और सिर्फ प्राप्त हुए इन्हीं 1, 2 पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं, 21वीं गुफाओं में प्राप्त हुए थे, जिसमें आपको 17वीं गुफा जो थी उसमें सबसे ज़्यादा चित्र मिलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं गुफाओं के निर्माण काल के बारे में, जो कि अजंता की गुफा को अगर समझना है तो उसके निर्माण काल के बारे में भी हमें एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो अनुमानतः 13वीं गुफा का निर्माण जो होता है वो 200 ईस्वी पूर्व है, जो सबसे प्राचीन मानी जाती है। 13वीं जो गुफा थी वो सबसे प्राचीन इसलिए मानी जाती है कि 200 ईस्वी पूर्व अजंता की गुफाएं जब निर्माण हुआ था 200 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हो चुकी थी। ईस्वी पूर्व, ये चीज़ याद रखिएगा, ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व मीन्स एक जो ईस्वी आती है उससे 200 पीछे, बैक सेंचुरी में 200 ईसा पूर्व से चित्रित करना शुरू कर दिया गया था। इसमें एक और चीज़ है कि गुफाओं का निर्माण कब हुआ था और गुफाओं में चित्रों का निर्माण कब हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं, चित्रों का निर्माण काल और गुफाओं का निर्माण काल डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब गुफाएं बनी उसी समय चित्र भी बने थे। तो चित्र और गुफाओं का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। तो जो 13वीं गुफा थी इसमें दीवार पर चमकदार मौर्यकालीन पॉलिश दिखाया गया था, जिसमें कि पता चलता है कि ये मौर्यकालीन पॉलिश थी, तो मौर्यकाल में बना होगा। प्राचीन गुफाओं में 8वीं, 12वीं तथा 13वीं गुफाओं में चित्र नहीं हैं। 8वीं, 9वीं, 11वीं गुफाओं में संभवतः ये चित्र भी 200 ईस्वी पूर्व से परिवर्ती हैं, क्योंकि इनमें कुछ मूर्तियाँ भी पाई गई थी। 8वीं से 13वीं गुफा तक की गुफा जो थी, ये अगर हम हीनयान गुफा की बात करते हैं, हीनयान की, तो 8वीं से 13वीं जो गुफा थी वो हीनयान काल की बनी हुई थी। हीनयान काल की जो गुफा थी वो 8वीं से 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और 13th,
ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 गुफाएं जो हैं ये हीनयान काल की बनी हैं, जिसमें ये सारी गुफाएं जो अनुमानतः 200 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी के कुछ बाद तक लगभग 350 वर्षों के काल में के अनुमानतः ये निर्मित हुई हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक है, वर्षों के काल में निर्मित हुई हैं। ठीक है, लगभग 350 वर्षों के काल में अनुमानतः ये निर्मित की गई थी। शेष सारी गुफाएं इसके बाद जो ये 6 गुफाओं के बाद हैं, ये सारी गुफाएं महायान काल में बनी हुई हैं, जिसका टाइम पीरियड था शेष सारी गुफाएं महायान से संबंधित थी। और छठी तथा 7वीं गुफाओं का निर्माण 450 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य किया गया था। 450 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य किया गया था छठी और 7वीं गुफा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, छठी और 7वीं महायान में बनी गुफाएं शेष सभी महायान में बनी गुफाएं थी और 450 से 500 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई थी सारी की सारी। जब महायान की बात आती है तो 400 ईस्वी से ही स्टार्ट होता है महायान। लगभग महायान का काल 250 या 350 से स्टार्ट होता है और उसके बाद जो होती है ईस्वी में हो, महायान जो भी था वो ईस्वी काल में बना था। मिस्टर फर्ग्यूसन के अनुसार पहली जो गुफा थी वो सबसे बाद की है। क्वेश्चन ये आता है कि सबसे नई गुफा कौन सी है, तो सबसे पहली जो गुफा है वो सबसे बाद में बनी है, सबसे नई गुफा मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से 500 ईस्वी तक बनी गई थी इस गुफा। कई गुफाओं को अधूरा भी छोड़ दिया गया और पहली गुफा फर्ग्यूसन के अनुसार सबसे बाद की गुफा है। भित्ति चित्रों का कालक्रम देखते हैं। भित्ति चित्रों का कालक्रम क्या था? सबसे बाद में बनी भित्ति चित्र जो था ये गुफाओं की बात थी इससे पहले। अब हम भित्ति चित्र की बात करेंगे। भित्ति चित्र जो दीवारों पर होते हैं, भित्ति चित्रों का जो सबसे बाद में बना था वो 9वीं और 10वीं में बना था। और गुफा कौन सी सबसे बाद में बनी थी? पहली गुफा सबसे बाद में बनी थी। भित्ति चित्र 9वीं और 10वीं में बनी थी। ठीक है, इन गुफाओं में चित्रों में से कुछ पुनः बाद में ऊपर से भी इसके ऊपर दोबारा कुछ चित्र बनाए गए हैं जो ढक दिए गए हैं, जो कि नीचे से दिखाई देते हैं। डबल लेयर के चित्र, एक रेखांकन नीचे दिखता है, उसके ऊपर कुछ चित्र और चित्रित की हुई चित्र दिखते हैं। तो इस तरीके से इन आरंभिक चित्रों की शैली में सांची की प्रस्तर शैली शिल्प शैली से इतनी समानता है कि उनके निश्चित रूप से इसी समय का माना जा सकता है। ठीक है, ये गुफाएं दक्षिण के आंध्र राजाओं के संरक्षण में चित्रित की गई थी। यद्यपि राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, परंतु बौद्ध धर्म के प्रति वो उदार थे, इस वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म के चित्रों को बनवाया था। और ऐसा प्रतीत होता है कि कई 100 वर्षों तक अजंता में चित्र नहीं बनाए गए। उसके बाद जो बीच के जो टाइम पीरियड था उसमें चित्र नहीं बने। उसके बाद चालुक्य राजाओं ने 550 से 643 ईस्वी जो चालुक्य राजाओं का टाइम था और बरार के वाकाटक राजाओं का समय था, उन्होंने 16वीं गुफा में एक वाकाटक लेख भी है। तो इस तरीके से जब हम गुफाओं की संख्या और कालक्रम के बारे में बात करेंगे तो गुफा संख्या 9 तथा 10 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक बनी थी। ठीक है, फिर चित्रित गुफाओं की बात कर रहे हैं। फिर गुफा संख्या 9 और 10 के जो स्तंभ हैं वो 350 से 400 ईस्वी तक बने हैं। 350 ईस्वी से 400 ईस्वी तक बने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग का जब मैंने बात किया तो ईस्वी पूर्व है और ईस्वी है। ठीक है, तो 9वीं और 10वीं जो है 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक बनी है। फिर गुफा संख्या 9 और 10 के स्तंभ जो हैं 350 ईस्वी से 400 ईस्वी तक बने। स्तंभ अलग टाइम में बने हैं और गुफा अलग टाइम में बने हैं। गुफा संख्या 16 और 17 350 ईस्वी से 500 ईस्वी तक बने हैं और गुफा संख्या 4, 6, 11 तथा 15 भी इसी काल में चित्रित किए गए थे। गुफा संख्या 1 और 2 जो कि सबसे बाद में चित्रित किए गए थे वो 500 ईस्वी से 625 ईस्वी तक। तो इस तरीके से हम बात करेंगे अगर तो 200 ईस्वी पूर्व से अजंता की गुफाएं स्टार्ट होती हैं और 625 ईस्वी तक, यहाँ पे ईस्वी आ जाएगा, यहाँ पे ईस्वी पूर्व आ जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाते हैं 825 ईयर्स में ये अजंता की गुफाएं बन के तैयार हुई हैं। 6 + 2 कर देंगे तो ये 825 ईयर्स में अजंता की गुफाएं बनकर तैयार हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
हम अजंता की गुफाओं का कालक्रम, चित्रों का कालक्रम और सारी चीज़ें पढ़ लिए। अब हम आगे बात करेंगे इसमें भित्ति चित्र में रंग कैसे बने, भित्ति चित्र की जो अजंता की भित्ति चित्रण विधि कौन सी थी। इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने तरह के चित्र हुए हैं, जैसे फ्लावर के अलंकरण भी हुए हैं, जातक कथाएं भी हुई हैं। तो इस तरीके के आगे हम डिस्कस करेंगे और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन से चित्र कौन सी गुफा में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो कि अक्सर एग्ज़ाम में ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि ये सोती हुई राजकुमारी किस गुफा में प्राप्त हुई है, पद्मपाणि बोधिसत्व कौन से गुफा से प्राप्त हुए हैं। तो अगले चैप्टर में हम चित्रों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी चित्र कौन से गुफाओं में बने हैं और टेक्निक और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।